आ गया चैप्टर फर्स्ट आ गया ज्योग्राफी का। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसएन क्लासेस। एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट लेकर आ गए हैं, दैट इज रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। सबसे पसंदीदा चैप्टर बच्चों का, मतलब और लेंथी चैप्टर, काफी कंफ्यूज रहते हैं बच्चे इस चैप्टर में। पहले चैप्टर को क्लियर करेंगे भाई, पहले चैप्टर को समझेंगे कि चैप्टर क्या है, चैप्टर किस बेस्ड है, राइट। शानदार तरीके से समझेंगे कि चैप्टर का मतलब क्या है ना। तो नो नीड टू वरी, इस चैप्टर की भी टेंशन खत्म हो जाएगी। बस साइलेंट प्लेस पर बैठ जाओ और एक नोटबुक लेके बैठो और वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक सुनो। क्लियर? चलिए स्टार्ट कर देते हैं। रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, राइट। हमारे इन्वायरमेंट में ये सब पता है क्या है? रिसोर्सेस है, राइट। ये पैनल देख रहे हो, ये भी एक रिसोर्सेस है। अगर आज मैं आपके लिए चैप्टर रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर पा रहा हूं तो रिसोर्सेस ये पैनल है। इसको यूज करके मैं आप तक, मतलब मुझे नहीं पता कि मेरी वीडियो को कौन कौन सुन रहा है ऑल ओवर इंडिया में, बट विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेस जो मेरी नीड है, राइट, उस चीज को मैं सेटिस्फाई कर पा रहा हूं रिसोर्सेस की मदद से, राइट। तो रिसोर्सेस का सीधा सा मतलब यही होता है कि जो भी चीज हमारे एनवायरनमेंट के आसपास है या फिर हमारे पास अवेलेबल है, उसे हम यूज करके अपनी नीड को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेस, राइट। चाहे वो चीज खाने की हो या कोई भी चीज हो, ऑब्वियसली रिसोर्सेस का मतलब यही है, मल्टीपल चीजों से मतलब रिलेटेड। रिसोर्सेस बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, मतलब एक दो टाइप्स के हो तो बताएं यार, राइट। बाकी हाँ, एक नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब ऑब्वियसली, राइट। तो मेन हम इस चैप्टर में नेचुरल रिसोर्सेज को कवर करने वाले हैं। क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट है, राइट, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। पहले तो हम इन डेप्थ पूरी रिसोर्सेज के डेफिनेशन को समझेंगे भाई, कि रिसोर्सेज का मतलब क्या है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, लेट्स बिगिन। भाई सबसे पहले टॉपिक चेकलिस्ट आप लोग देख लीजिएगा कि मतलब ये सारे टॉपिक्स हमने कवर करने हैं और ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर लेंगे फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, राइट। सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे एंड देन रिसोर्सेज एंड देयर रिक्विसाइट्स, यानी इसकी नेसेसिटी, जरूरत, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हैश टैग कर लेना भाई, राइट। रिसोर्सेज प्लानिंग, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, सॉइल एज अ रिसोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, लास्ट में समझेंगे सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, राइट। तो सॉइल वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट रहता है, हैश टैग कर लेना, यहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं मोस्टली, राइट। तो ध्यान से समझना है टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, राइट। और ऐसे उड़ाना है, ठीक है, फोड़ के आना है तुमने, सिंपल टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर का। रिसोर्सेज आर द लाइफ ब्लड ऑफ सिविलाइजेशंस। हर सिविलाइजेशन की रिसोर्सेज एक जीवन रेखा है, जीवन जीने की रेखा है। जैसे लेट से ये हमारी लाइफ चल रही है, हमारी जिंदगी चल रही है एक ह्यूमन बींग्स की, यस। अब रिसोर्सेस एक ह्यूमन बींग की लाइफ में, सिविलाइजेशन मतलब जहां पे कई सारे लोग रहते हैं, जहां पे सेटलमेंट्स होती है, यस, इन सब की लाइफ की जीवन रेखा है रिसोर्सेस। आया समझ में? रिसोर्सेज को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संसाधन। ध्यान देना, ध्यान से, जल्दीबाजी नहीं है भाई, आराम से समझना बिल्कुल, राइट। शेपिंग, किस किस चीज को शेपिंग देने का काम करता है रिसोर्सेज? आर सोसाइटीज, हमारे समाज को शेप देने का काम रिसोर्सेज, यस। इकोनॉमीज को शेप देने का काम रिसोर्सेज, एंड डेली लाइफ्स, यानी हम जो डेली लाइफ्स में, यानी हम जो डेली लाइफ में अपने जीवन में जो भी एक्टिविटीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेस, राइट। मतलब रिसोर्सेस के बिना लाइफ कुछ भी नहीं है, इस चीज को आप समझो।
चाहे आप कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी पहन रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, ट्यूशन आ रहे हो या कुछ भी, वॉट एवर, रिसोर्सेस हर तरीके से हमारे सोसाइटी के अंदर, हर सिविलाइजेशन के अंदर जीवन जीने की एक रेखा है, राइट, एक लाइन है, सिंपल, राइट। आई होप आपको समझ आ गया हो। सो इन दिस चैप्टर वी विल डेल्व इनटू द डाइवर्स tapestry of natural resources that mother earth provide us, right। क्या लिखा है इस लाइन में कि इस चैप्टर में हम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, लैंड, एयर, वाटर, जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है, उन सभी के बारे में बहुत गहराई से पढ़ेंगे, बहुत गहराई से पढ़ेंगे। जो भी हमारा अर्थ, मदर अर्थ मतलब हमारी मातृभूमि, मातृभूमि है ये, राइट, मतलब हमारी पृथ्वी माँ, राइट, हमारी पृथ्वी माँ जी हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड करती हैं, जो हमें फर्टाइल लैंड से दैट बियर आर क्रॉप्स टू द डेप्थ ऑफ द ओशियंस रिच विद मिनरल्स, मतलब ये सारी चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। लैंड का क्या पर्पस है, लैंड एज अ रिसोर्स कैसे काम करता है, इसका क्या रोल है यार, बेसिक है। कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेस, लैंड हो, एयर हो, वाटर हो, हमारे जीवन में बहुत प्रीशियस रिसोर्स माने जाते हैं। यस, मानते हो भाई इस चीज को? अगर बहुत तेज से प्यास लगेगी तो यार पानी पिएंगे, तब जाके वो प्यास बुझेगी, वो नीड सेटिस्फाई हो पाएगी। यस, तो थोड़ा सा समझो यार, जो भी हमारी पृथ्वी माँ जी हमें प्रोवाइड करती हैं, उसको हमने समझना है इस पूरे चैप्टर में, राइट, हमारे अर्थ के अंदर। और डाउन टू दी अर्थ सारी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, चाहे वो जीवित हो या ना जीवित हो, सारी चीजों को कवर करना है एज अ रिसोर्स, राइट। वी विल एक्सप्लोर हाउ दीज रिसोर्सेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ग्लोब। इस चीज को भी हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में, and the challenges associated with their sustainable use and the crucial concept of balanced development, right। challenges भी पढ़ेंगे हम, प्रॉब्लम्स भी पढ़ेंगे हम, राइट। ये टाइम तो आगे जा रहा है लेकिन हमारा इन्वायरमेंट डेटोरिएट होता जा रहा है, राइट, खराब होता जा रहा है, उसके बिहाइंड क्या क्या रीजन है, राइट। फुल हम ये देखेंगे सस्टेनेबल से, फुल हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टूवर्ड्स क्या क्या चैलेंजेस हैं, राइट। पूरा क्रूशियल कंसेप्ट क्लियर करेंगे भाई बैलेंस्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड, कि रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट इस चैप्टर के अंदर हमें यही पढ़ना है कि रिसोर्सेस क्या है, रिसोर्सेस की क्लासिफिकेशंस क्या है, किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं हम रिसोर्सेस को, और उसका पर्पस क्या है, वो किस चीजों में हमारे लिए यूजफुल है, राइट। और भी बहुत कुछ है भी है भाई, लैंड को एज अ रिसोर्स समझेंगे, सॉइल को एज अ रिसोर्स समझेंगे, प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो सारी चीजें हम समझेंगे, राइट। आई होप समझ आ गया हो इंट्रोडक्शन। यस, वीडियो पॉज कर करके बैक करके सुन लो, राइट। आगे चलते हैं अब हम। अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट्स हो, वीडियो पॉज करो, आराम से सुनो, राइट। संसाधन का बहुत यूज है हमारी लाइफ में, रिसोर्सेस हमारी लाइफ में एक जीवन को जीने की, मतलब रिसोर्सेस को हम कहते हैं जीवन को जीने की रेखा, सिंपल, राइट। मतलब हमारी लाइफ में रिसोर्सेस बहुत जरूरी है, सिंपल। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, तो सबसे पहले रिसोर्सेस की सिंपल डेफिनेशन, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, हमारे पर्यावरण में जो भी चीजें अवेलेबल है विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। क्या बात कर दी सर, हमारी नीड को सेटिस्फाई रिसोर्सेस के थ्रू किया जाता है। जो भी चीज हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है और विच गिव अस सर्टेन बेनिफिट्स, अरे बाप रे, अरे बाप रे, हंसी आ रही शर्माओ मत भाई, नीड सेटिस्फाई होती है रिसोर्सेस की मदद से, दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेस, और वो रिसोर्सेस हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है। अब हंसना मत, ठीक है जी, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। चलो आगे चलते हैं। टॉपिक नंबर 1, रिसोर्सेस एंड देयर रिक्विजिट्स। इस टॉपिक में समझेंगे रिसोर्सेस और
इसकी जरूरत, रिक्विसाइट्स मतलब इसकी जरूरत, आवश्यकताएं, राइट। तो चलिए पॉइंट वाइज समझेंगे। यार रिसोर्स शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए। आर रिसोर्सेज शुड बी इकोनॉमिकली फिजिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। आर रिसोर्सेज शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल, राइट, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का एक एग्जांपल है इमेज के थ्रू, ये इकोनॉमिकली फिजिबल का एग्जांपल है इमेज के थ्रू, और ये कल्चरली एक्सेप्टेबल का एग्जांपल है इमेज के थ्रू, राइट। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि रिसोर्सेस टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होने चाहिए, राइट, और इकोनॉमिकली फिजिबल होने चाहिए, राइट, ताकि हर बंदा उसे यूज कर पाए और हमारा जो कल्चर है, हमारा जो कल्चर संस्कृति जो भी है हर कंट्री की, वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। इस रिसोर्सेस का मतलब ये है, राइट। ऐसा नहीं है रिसोर्सेज में कोई ऐसी चीज आए जो एक सोसाइटी उसको देख ना पाए, उसको मतलब यूज ना कर पाए, वो अपने आप को डेवलप ना कर पाए, तो वो किसी काम का नहीं है रिसोर्सेज, राइट। रिसोर्सेज अगर है तो भाई ये तीनों चीजें होनी जरूरी है। शुड भी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, भाई होना चाहिए, सिंपल। आई होप समझ आ गया हो, राइट। अब देखो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप, क्या संबंध होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स, जो भी चीजों का प्रोसेस होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल होती है चीजें, इन्वॉल्व एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड टेक्नोलॉजी, राइट। मतलब जो भी चीजें हमारे इन्वायरमेंट के आसपास अवेलेबल है, राइट, और उसमें नेचर और टेक्नोलॉजी का इंटरैक्टिव रिलेशनशिप है, इंटरैक्शन है एक दूसरे से, राइट, तो वो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप कहलाता है, राइट। जैसे कि ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद नेचर, सारे इंसान नेचर के साथ इंटरैक्ट होते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल इस डायग्राम को आप लोग देखो, थोड़ा इसे ऊपर कर देता हूं, लो जी थोड़ा सा इसे ऊपर कर देते हैं भाई, चले जा यार, अबे चले जा भाई, चले जा यार। ह्यूमन बींग्स किन किन चीजों से इंटरैक्ट होते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन। मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी, अगर आपने ह्यूमैनिटीज ले ली तो 12th क्लास में आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हो, ह्यूमन बींग से रिलेटेड, राइट। और ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब यही है इंटर रिलेशनशिप, राइट, ह्यूमन का इंटरैक्ट विद इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट के साथ, राइट। हर चीजों से होता है गाइस, हर चीजों से होता है, राइट। फिजिकल एनवायरनमेंट से भी होता है, जैसे पहले क्या होता था, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमंस डिपेंड होते थे नेचर पे। अब क्या होता है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, क्रिएटर बन चुका है ह्यूमन, मतलब उसको पता है कि इस टेक्नोलॉजी को यूज कर लो ये बन जाएगा, मतलब ऑब्वियसली कई सारी चीजें ह्यूमन बनाने लगे। ये पैनल भी तो ह्यूमन ने बनाया है टेक्नोलॉजी के थ्रू, यस। नहीं तो कहाँ यार वो मतलब ब्लैक बोर्ड आता था, व्हाइट बोर्ड आता था, सिंपल और इजी हो गया। मैं भी ह्यूमन हूं तो मैं भी इंटरेक्ट हूं अपने इन्वायरमेंट के साथ। ये देख रहे हो आप, ये स्टूडियो है, राइट, मतलब इस तरीके से मतलब ये क्रिएट कर दिया कि भाई मजे आ रहे हैं, मेरी नीड को सेटिस्फाई कर दिया, मतलब टीचर की नीड्स को सेटिस्फाई कर दिया। ऑब्वियसली और भी फील्ड में ये चीज है, राइट, मतलब मैं अभी अपनी बात कर रहा हूं, राइट। तो आई होप आपको समझ आ गया हो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। अबे क्या हो गया भाई, एक मिनट इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा भाई, इधर आ जा, चल भाई शांत बैठ जा बस। चलो जी, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, एक होता है नेचुरल टाइप, एक होता है मैन मेड टाइप, एक होता है ह्यूमन टाइप। नेचुरल टाइप, रिसोर्सेज दैट आर नेचुरली अवेलेबल, जो नेचुरली अवेलेबल होता है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। अरे बाप रे, नेचुरली अवेलेबल, प्रकृति देती है जो हमें, भाई ध्यान से समझो, हंसना नहीं है। मैन मेड जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है, राइट, रिसोर्सेज दैट आर क्रिएटेड बाय मैन विद द अदर अवेलेबल रिसोर्सेज। फोन भी इंसान ने बना दिया,
गाड़ी भी इंसान ने बना दी, ओए होए, मैन मेड। सेकेंड टाइप, ह्यूमन रिसोर्सेस, people who make up the workforce using their skills, knowledge and other qualities। मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास स्किल है, टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने आप को डेवलप कर पा रहा हूं। कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स अपने नेशनल इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यस, तो हम भी एक संसाधन है, हम भी एक रिसोर्स हैं जिसमें हम अपने पोटेंशियल को, हम अपने स्किल को यूज करके डेवलप करते हैं, अपनी क्वालिटीज को और अच्छा करते हैं। समझ जाओ यार। तो ये है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। आई होप आपको समझ आ गया हो, राइट। देखो भाई, वीडियो पॉज करके भी सुन सकते हो, देखो वीडियो पॉज करके भी सुन सकते हो। अगर कोई चीज आपको नहीं लगे तो आराम आराम से भी समझो यार, कोई दिक्कत नहीं, पूरा यूज करो टेक्नोलॉजी का, राइट। अब हम रिसोर्सेस को क्लासिफाई करेंगे, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस की क्लासिफिकेशन आप सबको पता होना चाहिए। रिसोर्सेस की क्लासिफिकेशन 1 2 3 4 बेसिस पे की जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, राइट। तो इन चारों बेसिस के आधार पर रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया जाता है। यस, तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले आएगा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एकदम शुरुआत से, जिसमें हम बायोटिक अबायोटिक बचपन की क्लास में पढ़ते थे ना, मैम पढ़ाती थी बायोटिक, जी मतलब जिंदा चीज, और अबायोटिक अजिंदा, मतलब यार अपनी भाषा में, यार अपनी भाषा, राइट। जीवित अजीवित ऐसे कह सकते हो, मगर यार ये मेरी भाषा है, राइट। तो बायोटिक रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जो लिविंग रिसोर्स होता है, अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट। ये सारी ये सारे बायोटिक रिसोर्सेस हैं। यस, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, सब पता है भाई। नॉन लिविंग रिसोर्स अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट, जो लिविंग नहीं होते, पत्थर वगैरह, ये सब। इनको बोले ना भाई तुम्हारा नाम क्या है, नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये नॉन लिविंग, राइट। चलो, तो ये तुम्हें समझ आ गया, एक मतलब क्लासिफिकेशन। कई बार एग्जांपल वाइज भी क्वेश्चंस आ जाते हैं एमसीक्यू में। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, राइट। इसमें दोनों मतलब पार्ट आते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो रिसोर्स होते हैं, रिसोर्स विच कैन रिप्लेनिश, रीजनरेट, जो दोबारा से मतलब जो भी चीज यूज करके रीयूज की जा सकती है, रीजनरेट किया जा सकता है, राइट। नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं गेट्स एग्जॉस्ट आफ्टर वन यूज एंड टेक्स मिलियन ऑफ इयर्स टू रिप्लेनिश। ऐसा नहीं है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता, लाखों सालों के बाद, मतलब मिलियंस ऑफ इयर्स लग जाते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को रिप्लेनिश करने में। अब जैसे मेटल से चीजें बन सकती हैं, बट पेट्रोल से नहीं बन सकती, क्योंकि पेट्रोल यूज होने के बाद गैस बन के उड़ जाता है, राइट। तो इसका ये एग्जांपल हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे आप एनर्जी रिसोर्सेज ले सकते हैं, राइट, जैसे सोलर एनर्जी वगैरह, राइट। सोलर की रे से मतलब ऑब्वियसली एनर्जी को कंजर्व करना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। तो ये मत समझना कि नॉन रिन्यूएबल रिप्लेनिश नहीं होते, बट इसको रिप्लेनिश होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, राइट। तो सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, आई होप क्लियर है। यस, सी ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के बेसिस पे ओन कौन करता है, राइट। एक इंडिविजुअल रिसोर्सेस, कम्युनिटी रिसोर्सेस, नेशनल रिसोर्सेस, इंटरनेशनल रिसोर्सेस, राइट। अब थोड़ा ना इसको डिवाइड करके समझेंगे। सबसे पहले ये दो पार्ट क्लियर करते हैं। इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब जिसके हम खुद मालिक हैं, जिस रिसोर्स के हम खुद मालिक हैं। भाई इसका मैं खुद मालिक हूं, मेरा अगर घर है तो मेरा खुद का है, मेरा फोन है तो मेरा खुद का है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई जो चीज हमारी खुद है, जिस चीज के हम प्राइवेट ऑनर है, राइट, अपने खुद ओन्ड कर रहे हैं, खुद उस पर मालिकाना हक जता रहे हैं, तो वो रिसोर्स इंडिविजुअल रिसोर्स कहलाएगा। यस, कम्युनिटी रिसोर्स, एक्सेसिबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी। यहां तो जाते ही हो तुम सब, हंसो मत। पार्क, पब्लिक पार्क, यस, तो मतलब ऐसी चीज जो हर कम्युनिटी के लिए
होती है और हर कम्युनिटी के हर लोगों के पास उस चीज में जाने का एक्सेस होता है, तो वो रिसोर्स कम्युनिटी रिसोर्स कहलाता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, क्योंकि इसका कोई एक मालिक नहीं है, राइट, अनेकों मालिक है, सिंपल। अब इसके बाद हम समझते हैं नेशनल, थोड़ा अलग अलग करके समझेंगे। नेशनल, द कंट्री हैज लीगल पावर्स टू एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड, राइट। नेशनल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जिसके अंदर पूरे नेशनल के लिए वो रिसोर्स यूजफुल माना जाता है, राइट। अब समझो थोड़ा, कंट्री हैज लीगल पावर्स, कंट्री के पास लीगल पावर्स होती है टू एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड, राइट। प्राइवेट प्रॉपर्टी को मतलब एक्वायर करने की पब्लिक गुड के लिए, यानी कि जो लोग उसे यूज कर सके और अच्छे से उसका यूज हो सके, राइट, पूरी पब्लिक उसे यूज कर सके। जैसे रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ द नेशन, कोई भी रिसोर्सेज एक टेरिटरी मतलब नेशन के अंदर आते हैं, जैसे वाटर, सी, पानी, समुद्र, ये सारे रिसोर्सेज हमारे नेशनल रिसोर्सेज में। जो भी नदियां हमारे नेशनली मतलब हमारे कंट्री में है, उनसे हम पानी वानी मतलब हमारे घर तक आ पा रहा है या कोई भी चीज हो पा रही है, तो वो नेशनल रिसोर्सेज कहलाएगा, राइट। और जो ट्रेन है, ट्रेन भी एक नेशनल रिसोर्स का एग्जाम्पल है, राइट, कि हमारे कंट्री में दौड़ लगा रही है पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने में, मतलब ऑब्वियसली, राइट, तो वो नेशनल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आ जाता है, राइट। तो मतलब वो जो कंट्री के लिए यूज हो, मतलब इन शॉर्ट ऐसे समझो, राइट। ऑल द मिनरल्स, जितने भी मिनरल्स हैं, वाटर रिसोर्सेस, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज and oceanic area up to 12 nautical miles 22.2 kilometer from the coast are termed as territorial water and resources therein belong to the nation, right। कहने का मतलब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये है कि मान लो ये हमारी कंट्री है और इसके अंदर जितनी भी रिवर्स आती हैं और थोड़ा इससे डिस्टेंस पे लाइक 22 किलोमीटर दूर हमारे बॉर्डर से मान लो या रिवर एरिया से मान लो 12 नॉटिकल्स लगभग 22.2 किलोमीटर डिस्टेंस पे कोई अगर सी है या ओशियन वाटर जो भी है, राइट, या सी का लेवल है, समुद्र का एरिया है, 22.2 किलोमीटर तक अगर वो टच कर रहा है, उतने ही डिस्टेंस पे है, तो वो हमारे ही टेरिटरी में आता है, राइट। तो वो हमारे ही टेरिटरी में आता है, वो नेशनल रिसोर्सेज की ही कैटेगरी है। मतलब ना एक फिगर रख रखा है कि भाई 12 नॉटिकल्स मील्स, मतलब अगर ये हमारी कंट्री इंडिया है, इसके 22.2 किलोमीटर तक अगर कोई रिवर जा रही है, वहां से कोई पानी आ रहा है, तो वो हम ही उसको अपने ही नेशनल रिसोर्सेज की कैटेगरी में कंसीडर करेंगे, राइट। तो टेरिटोरियल वाटर ही वो कहलाएगा हमारे ही, मतलब ऐसा नहीं है कि वो 1 किलोमीटर भी हमारे कंट्री से दूर हो गई कोई रिवर तो वो हमारी नहीं, 22.2 किलोमीटर तक ध्यान रखना, 12 नॉटिकल माइल्स, इसे याद कर लो, लिख लो, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, राइट। आई होप नेशनल रिसोर्सेज इन डेप्थ क्लियर हो। राष्ट्रीय संसाधन जो हर किसी के लिए यूजफुल है, जो हमारे कंट्री की है, जो हमारे देश की है। अब हमारे देश की टेरिटरी को कोई क्लेम नहीं कर सकता, जैसे चाइना ने 2 टेरिटरी पे क्लेम कर दिया था, अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश। अक्साई चीन तो हम नहीं ले पाए, बट स्टिल एपी हमने बचा लिया, राइट। मतलब ऐसे कोई हमारे रिसोर्सेज पर क्लेम नहीं कर सकता, राइट। अब समझते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज फाउंड इन द ओशियन एंड सी बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, 370 किलोमीटर दूर अगर कोई भी रिवर चली जा रही है तो फिर वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आ जाएगा, ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, राइट। हम उस पर हक नहीं जता पाएंगे, वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे चला गया, इंटरनेशनल लेवल पे चला गया। रिसोर्सेज रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल बॉडीज, ऐसे रिसोर्स जो कि इंटरनेशनल बॉडीज के थ्रू रेगुलेट किए जाते हैं, मतलब बड़ी बड़ी इंटरनेशनल एजेंसीज उन पर डील करती है, राइट, कि भाई कैसे क्या होगा, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, right? No individual country can utilize these resources without the permission of international bodies.
इंटरनेशनल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस होते हैं जो कोई भी इंडिपेंडेंट एक कंट्री उस रिसोर्सेस को अपने मर्जी से यूटिलाइज नहीं कर सकती बिना यूएनओ के परमिशन के। यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 24th of October 1945 with 51 member of state and now 193 member of state है यूएनओ के अंदर। सिंपल। और सिक्योरिटी काउंसिल मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। जस्ट फॉर नॉलेज मैंने आपको बता दिया। आई होप ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप क्लियर है। यस, मजे आ रहे हैं भाई, समझ आ रहा है, राइट? पॉज करके भी समझ सकते हो भाई। लास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक, रिजर्व। से ध्यान से सुनना। पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं कि यार पोटेंशियल तो है बट आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। सिंपल। पोटेंशियल रिसोर्स वो होते हैं जैसे रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज। एक रीजन के अंदर रिसोर्सेज है बट वो यूटिलाइज नहीं हो रहा और उसमें बहुत पोटेंशियल है कि उसे यूज करके कोई चीज बनाई जा सकती है बट वो यूटिलाइज नहीं हो रहा। अब जैसे सोलर पैनल को हर जगह लगाया नहीं गया है, सबको पता है सन की एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो क्या हर जगह बन रहा है? सन से मतलब सन की एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो क्या सोलर पैनल हर कोई लगवा ले? यस, फॉर एग्जांपल। तो पोटेंशियल रिसोर्स वो होता है कि भाई उस रिसोर्स में पोटेंशियल होता है बट हर कोई उसे यूटिलाइज नहीं कर पाता है, राइट? मल्टीपल एग्जांपल्स हो सकते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेस। सिंपल, राइट? अब जैसे आप अपने भी क्लास के स्टूडेंट्स के साथ कई सारे एग्जांपल्स रिलेट कर सकते हो, वो आपका होमवर्क है, राइट? और कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इसके अलावा क्या हो सकता है एग्जांपल, राइट? अब समझते हैं स्टॉक, फिर डेवलप्ड समझाऊंगा, फिर रिजर्व समझाऊंगा, राइट? एक एक करके। स्टॉक रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट बट वी डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज। मतलब रिसोर्सेज एग्जिस्ट तो है, उसका स्टॉक तो है, लेकिन एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको हम एक्सेस में ले सके या किसी को एक्सेस दे सके, राइट? समहाउ मतलब टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसका इस्तेमाल कर सके। कहने का मतलब ये है, स्टॉक है बट वो यूजफुल नहीं, स्टॉक है बट यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो स्टॉक रिसोर्सेस है, राइट? देन डेवलप्ड रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। डेवलप्ड रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं वो फुल्ली डेवलप्ड होते हैं, राइट? जिन पे हमें पता रहता है कि क्वालिटीज की कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, राइट? और उसका क्या यूटिलाइजेशन है, किस चीज के लिए। जैसे पत्थर वगैरह हमें पता है कि भाई सब कुछ है, डेवलप्ड है, अब हमें उनका यूज करना है। तो डेवलप्ड रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो फुल एंड फुल्ली तरीके से डेवलप्ड होते हैं। हमें पता रहता है उसकी क्वालिटी, हमें पता रहता है उसकी क्वांटिटी, राइट? रिजर्व मतलब अनयूज्ड रिसोर्सेज विच कुड बी यूज्ड विद इन दी लास्ट समझते हैं रिजर्व, अनयूज्ड रिसोर्सेज विच कुड बी यूज्ड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब ऐसा रिसोर्स जिस रिसोर्स में हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसे यूज कर सकते हैं। दिस कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट, राइट? मतलब रिजर्व का मतलब ये होता है कि उसमें टेक्नोलॉजी अवेलेबल रहती है, जैसे स्टॉक में नहीं रहती। यस, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है बट उस रिसोर्स को हम रिजर्व रख लेते हैं। अगर फ्यूचर में उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो हम उस टाइम पर उसे यूज कर सकते हैं, राइट? तो उस रिसोर्सेज को हम रिजर्व रिसोर्सेज कहते हैं। लेट्स से आपकी स्कूटी के अंदर, मतलब ऑब्वियसली पहले के टाइम पे गाड़ियों में रिजर्व का ऑप्शन आता था कि अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो रिजर्व वाले प्लग को हम प्रेस कर देंगे, कुछ किलोमीटर तक गाड़ी चल जाएगी, राइट? अब उस चीज की जब जरूरत पड़ी तो उसे हमने यूज किया, राइट? तो रिजर्व का मतलब वही होता है कि भाई सब कुछ टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है बट उसे हम रिजर्व रख देते हैं, अगर फ्यूचर में उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसे यूज कर सकते हैं, राइट? तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के अंदर आते हैं 4 टाइप, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक, रिजर्व। अपनी लैंग्वेज में भी तुम लोग लिख सकते हो,
राइट। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। आई होप आपको समझ आ गया हो बेहतरीन तरह से, राइट। तो अब समझते हैं इसी का मतलब दूसरा पार्ट। एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम एसेंशियल, राइट। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एसेंशियल बन चुका है फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आप अपनी लाइफ की क्वालिटी को सस्टेन्ड करना चाहते हैं तो, और ग्लोबल पीस, ग्लोबल लेवल पे पीस, राइट। If the present trend of resource depletion by a few individuals and countries continues, the future of our planet is in danger। कहने का मतलब ये है, अगर ये प्रेजेंट ट्रेंड आगे भी ऐसे ही बना रहा तो समस्याएं बढ़ती रहेंगी, समस्या का समाधान नहीं होगा, राइट। ये बहुत डेंजर मतलब इंपैक्ट करेगा, और ऑब्वियसली कर ही रहा है ना। तो ये मतलब कहने का पॉइंट है कि अगर आप डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स करना चाहते हो तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स बहुत एसेंशियल बनना चाहिए फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस, राइट। अदरवाइज ये मतलब बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है। और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही होता है, एनवायरनमेंट को बिना डैमेज किए, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, राइट। तभी आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कंटिन्यू कर पाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तो मतलब यही होता है कि आप कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट को इंश्योर करते रहें, जिससे एनवायरनमेंट को हार्म ना पहुंचे, कुछ भी इंपैक्ट ना आए, और भाई आने वाले समय में भी वो रिसोर्सेज यूटिलाइज हो सके, राइट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट देख पा रहे हो, कम्युनिटी सेल्फ सफिशिएंट एंड प्रॉस्परस कम्युनिटी, एनवायरनमेंट ग्रीनर टुमारो देन टुडे, इकोनॉमी कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ, राइट। तो कहीं ना कहीं इसे ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, जिससे एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी डैमेज ना किया जाए और तरक्की बढ़ती रहे, राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ आ गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लियर है। अब समझते हैं रियो दी जनेरियो की अर्थ समिट 1992, इस पर मैंने शॉर्ट भी डाला था, राइट। अब समझो ध्यान से, रियो दी जनेरियो के अंदर, ब्राजील के अंदर अर्थ समिट कंडक्ट हुई थी जून 1992 में। अब देखो, इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट मेट इन रियो दी जनेरियो इन ब्राजील। लगभग 100 से ज्यादा कंट्रीज, स्टेट्स, इनकी आपस में मीटिंग हुई थी रियो दी जनेरियो के अंदर, ब्राजील के अंदर, फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। पहली इंटरनेशनल ये अर्थ समिट थी जून 1992 में रियो दी जनेरियो के अंदर, राइट। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट रखने के लिए, ताकि एनवायरनमेंट सेफ रहे, राइट। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंट्रीज को दी जा सके कि भाई देखो, ज्यादा आप मतलब पोल्यूशन मत फैलाओ, एक लिमिटेशन होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए ये मीटिंग कंडक्ट की गई थी, right? The summit was organized for addressing urgent problems of environmental protection and social economic development at the global level, right? मतलब ये जो समिट ऑर्गेनाइज की गई थी, ये की ही इसलिए गई थी कि environmental protection हो सके, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्लोबल लेवल पे इंश्योर हो सके, राइट। एंड द असेंबल्ड लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, राइट। जो भी लीडर्स थे इसके अंदर, उन्होंने सब मतलब इस डिक्लेरेशन में एग्रीमेंट साइन किया था कि ग्लोबल लेवल पे क्लाइमेट चेंजिंग पर कन्वेंशन आने चाहिए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है उनको कैसे सेफ रखना है। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता ही यही है, बिना एनवायरनमेंट को डैमेज किए, और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए अर्थ समिट होल्ड हुई थी, राइट। रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21, राइट। मतलब एजेंडा 21 को अपनाया गया था इस मीटिंग में फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन दी 21st सेंचुरी, ताकि 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सके, राइट। इसलिए बड़े बड़े कन्वेंशंस, बड़े बड़े मतलब प्रिंसिपल्स अपनाए गए थे। एजेंडा 21 क्या है सर? ये एजेंडा 21 क्या है सर, बता दो जल्दी। इट इज द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स, काफी लीडर्स इसमें थे, मोर देन 100 ऑफ स्टेट्स, राइट, 1992 के अंदर, एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एजेंसी यूएनओ की,
विच टुक प्लेस एट रियो दी जनारियो। इस ही एजेंसी के द्वारा रियो दी जनारियो के अंदर, ब्राजील के अंदर टन अर्थ समिट कंडक्ट हुई थी फॉर एजेंडा 21। राइट, मुद्दे 21 तरीके के मुद्दे रखे गए थे, समथिंग लाइक दिस। कुछ मुद्दे ये थे, आप देख लेना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं ये, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। राइट, ये एकमात्र ऐसा मुद्दा था कि जिसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी समस्याएं आ रही हैं, इन्वायरमेंट जिन जिन चीजों से लड़ाई कर रहा है, जिन जिन चीजों में दिक्कतें आ रही हैं, जैसे बीमारियां फैल रही हैं, गरीबी बढ़ रही है, इसमें ग्लोबल कॉपरेशन होना चाहिए। ग्लोबल कॉपरेशन मतलब वर्ल्ड को इसमें कॉपरेशन करना चाहिए। कई कंट्रीज जो ज्यादातर गैस एमिशन एमिट कर रही है, जैसे डेवलप्ड कंट्री, नॉर्थ पोल की कंट्री, उन पर एग्रीमेंट साइन होने चाहिए। राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड की जानी चाहिए। इसे ही तो कहते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 12th क्लास में अगर आपने ह्यूमैनिटीज ली तो एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज पॉल साइंस का चैप्टर 6 है। राइट, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाओ, एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज वाली, सुन लो, थोड़ा डिटेल में नॉलेज चाहिए तो। हालांकि ये भी आपको आना चाहिए, 10 के हिसाब से इतना बहुत है। तो इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। राइट, इसका एम था कि मतलब ग्लोबल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना, इसीलिए अर्थ समिट होल्ड हुई थी। राइट, तो अर्थ समिट को होल्ड कराने के पीछे कारण यही था कि ग्लोबल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये गोल है। गोल आप देख सकते हैं, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, reduce inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institution, partnership for the goals. Right, these are all sustainable developmental goals. समझ आ गया? राइट, चलो भाई बम फोड़ रहे हैं, यस यस यस, मजे आ गए।